नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन के आज के अंक में। किसान भाइयों, जैसा कि हम सभी जानते ही हैं कि हमारे देश की जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इसके साथ साथ किसान भाइयों के खेती करने के लिए रकबा छोटा होता जा रहा है। बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए छोटे रकबे से कैसे अधिक फसल और वाजिब मुनाफा कमाया जाए, उसी की जानकारी लेकर आते हैं हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से। तो चलिए देखते हैं कि आज के अंक में क्या है खास आपके लिए। अंक की शुरुआत करेंगे मंडी भाव के साथ में खबरें खेती की से। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती के में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं प्रमुख समाचारों पर। चना फसल के रकबे में बढ़ोतरी, 64 लाख हेक्टेयर में नर्मदा जल से होगी सिंचाई, हर खेत तक पानी पहुंचाने में प्रदेश की अनुकरणीय पहल, मसूर में माहों की रोकथाम, गेहूं का कंडुआ रोग से बचाव। देश में इस साल चना की फसल कुछ रकबा पिछले साल के मुकाबले 1.5% बढ़ा है। इस साल कुछ 81 लाख हेक्टेयर क्षेत्र पर चने की फसल लगी है। पिछले साल के मुकाबले महाराष्ट्र और कर्नाटक में चने का कुल क्षेत्र बढ़ा है। वहीं मध्य प्रदेश और राजस्थान में गिरावट देखने को मिली है। कृषि मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक महाराष्ट्र में चना फसल का कुल रकबा 27.5% बढ़ा है। वहीं कर्नाटक में चने की फसल का कुल क्षेत्र 43.5% बढ़ा है। दूसरी तरफ चने के सबसे उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश में कुल क्षेत्र 28 लाख हेक्टेयर से घटकर 27 लाख हेक्टेयर रह गया है। देश के दूसरे बड़े चना उत्पादक राज्य राजस्थान में फसल का कुल रकबा 2% से घटकर 12,04,000 हेक्टेयर रह गया है। प्रदेश को आवंटित नर्मदा जल की बूंद बूंद का उपयोग किया जाएगा। निर्धारित कार्य समय सीमा में हर हाल में पूरे करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नर्मदा घाटी विकास विभाग की समीक्षा करते हुए उक्त निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने सिंचाई परियोजना वार कार्यों की प्रगति की समीक्षा की है। मुख्यमंत्री को बताया गया है कि प्रदेश को आवंटित जल से वर्ष 2024 तक 64,75,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। कुल 42,95,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई परियोजनाएं निर्मित एवं निर्माणाधीन है। हर खेत तक पानी पहुंचाने में प्रदेश की अनुकरणीय पहल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में कोई भी खेत बिना पानी के नहीं रहेगा। हर जिले की सिंचाई योजना बनेगी। हर खेत को पानी देने में प्रदेश देश में उदाहरण प्रस्तुत करेगा। मुख्यमंत्री प्रशासन अकादमी में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में जिलों के सिंचाई प्लान बनाने संबंधी 2 दिवसीय कार्य योजना के समापन सत्र को संबोधित कर रहे थे। कार्यशाला किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग द्वारा की गई थी, जिसमें भारत सरकार के कई विषय विशेषज्ञ एवं राज्य सरकार के संबंधित विभागों के जिलाधिकारी शामिल हुए। इस मौके पर श्री चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के क्रियान्वयन में भी देश में पहले नंबर पर रहेगा। उन्होंने सभी जिलों का सिंचाई प्लान बनाने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए भारत सरकार से मिलने वाली धनराशि के अलावा राज्य अपने संसाधन से भी धनराशि खर्च करेगा। आसमान में बादल छाने पर कई दिनों तक कोहरा रहने से मसूर की फसल को माहों से काफ़ी नुकसान होता है। इस कीट के प्रौढ़ एवं शिशु दोनों ही पौधों के कोमल भाग पर पत्तियां एवं तनों में रस चूसते हैं, जिससे पौधे पीले पड़ने लगते हैं। अंत में पौधों की वृद्धि रुक जाती है। अधिक प्रकोप होने पर पौधे सूख जाते हैं। इसकी रोकथाम के लिए फास्पामिडान 300 मिली अथवा मिथाइल डेमेटार 500 मिली किसी एक दवा का 600 से 800 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। आवश्यक होने पर 15 से 20 दिन में पुनः छिड़काव करना चाहिए। गेहूं की फसल को कंडुआ रोग से काफ़ी नुकसान होता है। ये बीज जनित रोग है। रोगी पौधों की बालियां कुछ पहले निकाल आती हैं। इन बालियों में दाने की जगह काले चूर्ण बन जाता है। रोगी पौधों में बालियों के निकलने से पूर्व ऊपरी पत्ती पीली हो जाती है। ये हवा के झोंकों के साथ एक पौधे से दूसरे पौधे तक पहुंच जाते हैं। रोग जनित पौधों को उखाड़कर जला देना चाहिए एवं रोगरोधी किस्मों को ही लगाना चाहिए। इसके अलावा रोगग्रस्त पौधों की बाली को कागज अथवा पॉलीथीन से ढककर खेत से निकाल देने से वे नष्ट हो जाते हैं। प्रमुख मसाला फसल धनिया का उत्पादन कुछ बातों को ध्यान में रखकर बढ़ाया जा सकता है। धनिया का पाले से बचाव के लिए बुआई नवंबर के द्वितीय सप्ताह में करें तथा गंधक अम्ल 1% का छिड़काव शाम को करें। धनिया की खेती उपजाऊ भूमि में करें। तनाव वर्ण एवं चूर्णील आसिता प्रतिरोधी उन्नत किस्मों का उपयोग करना चाहिए। उकटा, तनावर्ण, चूर्णील आसिता जैसे रोगों को समेकित नियंत्रण लाभकारी रहता है। खरपतवारों का प्रारंभिक अवस्था में नियंत्रण करें। भूमि में आवश्यक एवं सूक्ष्म तत्वों की पूर्ति करें। 4 सिंचाई क्रांतिक अवस्थाओं पर करना चाहिए। धनिया की कटाई उपयुक्त अवस्था पर करें एवं छाया में सुखाएं। तो किसान भाइयों, आज खबरें खेती के में इतना ही। आप देखिए मंडी भाव और मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।
मध्य प्रदेश की विभिन्न मंडियों में उपज भाव इस प्रकार रहे। सबसे पहले ज्वार। बैतूल में ज्वार का न्यूनतम भाव रहा 1318 रुपए प्रति क्विंटल और अधिकतम भाव रहा 1354 रुपए प्रति क्विंटल। बुरहानपुर में न्यूनतम भाव रहा 1308 रुपए प्रति क्विंटल और अधिकतम भाव रहा 1326 रुपए प्रति क्विंटल। खंडवा में न्यूनतम भाव रहा 1299 रुपए प्रति क्विंटल और अधिकतम भाव रहा 1300 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं खरगोन में ज्वार का न्यूनतम भाव रहा 1285 रुपए प्रति क्विंटल और अधिकतम भाव 1310 रुपए प्रति क्विंटल रहा। अब जानते हैं कपास के भाव। सेंधवा में न्यूनतम भाव रहा 4150 रुपए प्रति क्विंटल और अधिकतम भाव रहा 4570 रुपए प्रति क्विंटल। बीकनगांव में कपास का न्यूनतम भाव रहा 4166 रुपए प्रति क्विंटल और अधिकतम भाव रहा 4750 रुपए प्रति क्विंटल। बुरहानपुर में न्यूनतम भाव रहा 3990 रुपए प्रति क्विंटल और अधिकतम भाव रहा 4400 रुपए प्रति क्विंटल। खेतिया मंडी में कपास का न्यूनतम भाव रहा 4250 रुपए प्रति क्विंटल और अधिकतम भाव रहा 4920 रुपए प्रति क्विंटल। अंत में सरसों। आगर मंडी में सरसों का न्यूनतम भाव रहा 2800 रुपए प्रति क्विंटल और अधिकतम भाव रहा 3200 रुपए प्रति क्विंटल। बीना में न्यूनतम भाव रहा 3100 रुपए प्रति क्विंटल और अधिकतम भाव रहा 3750 रुपए प्रति क्विंटल। मंदसौर मंडी में न्यूनतम भाव रहा 3300 रुपए प्रति क्विंटल और अधिकतम भाव रहा 4000 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं नीमच मंडी में सरसों का न्यूनतम भाव रहा 3100 रुपए प्रति क्विंटल और अधिकतम भाव 4073 रुपए प्रति क्विंटल रहा। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और PVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। कश्मीर से केरल, अरुणाचल से गुजरात, कहानी जिंदगी की हो या खेती की हो बात, देश के हर रंग की बात राज्यों की। सोमवार से बुधवार शाम 5:30 पर डीडी किसान, बदलते भारत की शान। किसान भाइयों, रबी का मौसम चल रहा है। रबी की दलहनी फसलों में इस समय फलियां और दाने आ चुके हैं। शीतकाल में जब घना कोहरा छाता है तो कीट की समस्या सर्वाधिक परेशान करती है। ये कीट और इल्लियां हमारे खेतों की खड़ी हुई फसलों की फलियों का आकार तो छोटा करती ही हैं, साथ ही साथ दाने भी नष्ट करती हैं। दलहनी फसलों में कीट नियंत्रण किस प्रकार से किया जाए, यही है जानने का विषय आज हमारे विशेषज्ञ से। हमारे विशेषज्ञ हैं श्री प्रदीप कुमार द्विवेदी, कृषि वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान केंद्र रायसेन से। आज मैं आपको चने की फसल में कीट एवं रोग प्रबंधन के विषय में संक्षेप में आपसे हम चर्चा करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, भारतवर्ष में हमारी चने की फसल जो है दलहनी के रूप में प्रमुख फसल के रूप में उगाई जाती है। जैसा कि हम देखते हैं, भारत सरकार दलहन के विकास में बहुत ज़्यादा इस पर जोर दे रही है, जिसलिए हमें दलहनी फसलों की सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम करने चाहिए। उसमें प्रमुख रूप से कुछ कीट और बीमारियां आती हैं। सामान्य तौर पे किसान भाइयों, हम देखते हैं कि वर्तमान में हमारी रबी की जो प्रमुख फसल चने के रूप में हम लोग लगाते हैं, उसमें हम ये देखते हैं कि इस समय वैसे तो हम सामान्यतः देखते हैं
आमतौर पर कि उसमें 20 से 30 कीटों का प्रकोप होता है, लेकिन प्रमुख रूप से हम देखते हैं इसमें 2 कीट बहुत ज़्यादा हमको प्रभावित करते हैं, जो हमारी लगभग 25 से 30% फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन अगर हम कुछ बातों का उस पर हम ध्यान रखें, उचित समय पे प्रबंधन करना शुरू कर दें, तो उस नुकसान को हम बचा सकते हैं, जिससे हमारा आर्थिक नुकसान जो आर्थिक दृष्टि से होता है उसे हम काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि प्रमुख रूप से हमारा जब फसल हमारी 2 तरीके से होती है। एक तो शुरुआत में हम जो शुरुआत में बोई जा चुकी है उसमें तो इल्ली का प्रकोप आ चुका है, चने की इल्ली जिसे हम कहते हैं, और जो देर से फसल बोई गई है उसमें हम देखते हैं कटुआ इल्ली का प्रकोप वर्तमान में देखा जा रहा है। तो कटुआ इल्ली का प्रकोप हम देखते हैं कि वो शुरुआती अवस्था में, जैसे हमारी फसल करीब 25 से 30 दिन की होती है, उस अवस्था पे क्या करता है, वो इल्ली ज़मीन की सतह से उस पौधे को काट करके रात में गिरा देती। चूँकि रात्रिचर उसका स्वभाव होता है उस कीड़े का, तो उसको काट के गिरा देती। उसके नियंत्रण के लिए हमको क्विनालफास एक दवा आती है, उस दवा को हम 1.5 लीटर की मात्रा में हम इस्तेमाल करेंगे तो उस कीट के प्रकोप से हम अपनी फसल को बचा सकते हैं। दूसरी, जो चने की इल्ली एक बहुत ज़्यादा भयावह रूप ले लेती है और फली की अवस्था पे उसका ज़्यादा प्रकोप देखने को मिलता है, जिससे हमारा काफ़ी आर्थिक नुकसान होता है। उस चने की इल्ली को हम देखते हैं कि हमें 2 तरीके से, अगर इल्ली की अवस्था छोटी होती है उस समय हम हल्की दवाओं का इस्तेमाल करते हैं, जैसे प्रोफेनोफास 50 सीसी की आती है, उसकी हम 1.25 लीटर मात्रा का इस्तेमाल करेंगे तो उस पर हम नियंत्रण कर सकते हैं। और दूसरी एक दवा, जब हमारी इल्ली बड़ी हो जाती है तो उस समय 2 दवाएँ आती हैं। फ्लूवेंडामाइड एक दवा आती है 39.35 SC की होती है, 39.35 SC की होती है। उस दवा को हम 100 ml मात्रा का इस्तेमाल करेंगे तो हम नियंत्रण कर सकते हैं। और दूसरी एक इंडाक्साकार दवा आती है 14.5 SC की होती है, उस दवा का इस्तेमाल करेंगे तो बड़ी इल्लियाँ हमारी नियंत्रित हो जाती हैं। लेकिन हम कीटनाशक पर ना जा करके हम एकीकृत नासी जीव प्रबंधन की हम चर्चा करते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम शुरुआत में मई जून के महीने में गर्मी की गहरी जुताई कर लेंगे, जिससे क्या होगा कि इन कीटों की अवस्थाएं हमारी ज़मीन में छिपी रहती हैं, और जैसे अनुकूल मौसम मिलता है, अनुकूल समय आता है और हमारी फसल आती है तो उन्हें हमारी फसल को आर्थिक नुकसान पहुंचाना शुरू करती हैं। तो उसके लिए हम शुरुआत से क्या करेंगे कि गर्मी की गहरी जुताई कर लेंगे। इनकी अवस्थाएँ इल्ली के रूप में और अंडों के रूप में ज़मीन पर पड़ी रहती हैं, उनको परभक्षी चिड़ियाँ आती हैं उनसे नियंत्रित कर सकते हैं। गर्मी में इतना तापमान अधिक रहता है कि वो सारी अवस्थाएं नष्ट हो जाती हैं, तो इससे हमारी फसल बच सकती है। हम क्या करते हैं कि हम रोगरोधी प्रजातियों का चयन करते हैं, जैसे जवाहर ग्राम 11 है, जवाहर ग्राम 14 है, जवाहर ग्राम 73 है, जवाहर ग्राम 130 है, जवाहर ग्राम 163 है। ये सब रोगरोधी प्रजातियाँ होती, कीटरोधी प्रजातियाँ होती, इनका हम चयन करेंगे। हम अंतर्वर्ती फसलों का हम चयन करते हैं, जैसे अंतर्वर्ती फसलें लगाएंगे, जैसे धनिया के रूप में, गेहूँ के रूप में, और हमारी क्या करते हैं, गेंदा की हम फसल चारों तरफ हम लगा सकते हैं, जिस पे कीट आकर्षित होते हैं। वो हमारे प्रकाश प्रपंच का काम करती है, उस फसल को हम आकर्षक फसल के रूप में प्रयोग करते हैं। समय का ज़रूर ध्यान रखते हैं कि हम सही समय पे बुआई करेंगे। 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच अगर हम बुआई कर लेते हैं तो इन सब चीज़ों का बहुत महत्वपूर्ण रहता है। खाद का प्रबंधन, उर्वरक का प्रबंधन, जल का प्रबंधन, इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। समय से बुआई करें। इसके साथ साथ जैसे टी आकार की खूंटी उनको हम लगा लेते हैं तो उन पर परभक्षी चिड़ियाँ आती हैं, बैठती हैं और इन इल्ली को देखती हैं और उसको नियंत्रण कर लेती हैं, उनको खा करके समाप्त कर देती हैं। जैसे कि फेरोमोन ट्रैप आते हैं, प्रकाश प्रपंच आते हैं, जैसे फेरोमोन ट्रैप आता है, गंधपास जिसे हम कहते हैं, उनको हम करीब 10 से 12 एक हेक्टेयर में लगा लेते हैं। और उसमें एक सेप्टा आता है लेयर, उसमें क्या होता है कि मादा वयस्क की गंध आती है, जिससे नर वहाँ पे आकर्षित होते हैं और वहाँ आकर के उस गंध पास में हम बंद कर लेते हैं, जिससे उस अवस्था को हम नष्ट कर देते हैं, जिससे आने वाली पीढ़ी जो है समाप्त हो जाती है। जैसे लाइट ट्रैप आते हैं, इस समय NCIPM भारत सरकार नई दिल्ली से ICR से इस तरीके से प्रकाश प्रपंच तैयार किए गए हैं, जिसमें बहुत सारे कीट आकर्षित होते हैं, लाभदायक और हानिकारक दोनों। लेकिन उसमें क्या होता है कि हानिकारक कीट हमारे आ जाते हैं और लाभदायक कीट उसके अंदर नहीं आते हैं, जिससे उन सब कीटों की अवस्थाओं को हम बंद कर लेते हैं और वो इकट्ठे करके उनको कई गड्ढे में दबा जा करके मार सकते हैं। दूसरी चीज़ें जैसे क्या होता है कि जैसे कुछ वायरस भी आ गए हैं, बैक्टीरिया भी आ गए हैं और कुछ फफूंदनाशी भी आ गए हैं, तो इनको हम प्रयोग करने से क्या होता है कि इससे क्या होता है कि जैसे हमारे शरीर पे जैसे कोई भी चीज़ हम खाते हैं तो वो अवशेष के रूप में हमारे शरीर में जाता है। इसलिए हम कीटनाशक पर ना जा करके हम इन सब चीज़ों को, जैसे NPV वायरस आता है, उसकी 2.5 से वाली मात्रा हम 1 हेक्टेयर के लिए पर्याप्त होती है, उसको हम
300 से 400 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करेंगे तो इनकी इल्लियाँ क्या होती हैं, उनके अंदर वायरस आ जाता है और वो खाना पीना बंद कर देती हैं और नष्ट हो जाती हैं। जैसे कि फफूंद के रूप में बिवेरिया बैशियाना होता है, उसकी 1 लीटर मात्रा 1 किलोग्राम मात्रा हम पानी में घोल बना करके उसको हम 500 से 600 लीटर में छिड़काव कर देंगे तो इल्लियों के अंदर जितनी भी इल्लियाँ होती हैं उनके अंदर फफूंद विकसित हो जाता है और इल्लियाँ फट जाती हैं। इससे हमारी फसल जो क्षति होती है वो बच जाती है। जैसे कि कुछ बैक्टीरिया भी आ गए, बैसिलस थोरिजेंसिस नाम का एक बैक्टीरिया भी आता है, उसकी 1 लीटर मात्रा को हम घोल बनाकर छिड़क देते हैं तो फसल की जो भी इल्लियाँ होती हैं फसल पर प्रभावित पौधे को खाती हैं तो इल्लियों के अंदर खाना पीना वो बंद कर देती हैं, सुस्त पड़ जाती हैं और मर जाती हैं। तो इन सब चीज़ों का हम इस्तेमाल करके हम काफ़ी हद तक आर्थिक क्षति को नुकसान जो होता है उसको हम बचा सकते हैं। जैसे कि अंतिम के रूप में हम कीटनाशक पे जाते हैं, कीटनाशक का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सब चीज़ों का हम अगर एकीकृत रूप में करेंगे तो हम इन कीटों से बचाव कर सकते हैं। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ, समझ गया मेरी रानी। अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। कौन कौन सी हैं सरकारी योजनाएं? कैसे उठाएं इनका लाभ? जानिए अपने गांव का हाल। देखिए चौपाल चर्चा, सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। किसान भाइयों, आपकी मेहनत ही है जो लगातार कृषि के क्षेत्र को उन्नति की ओर आगे बढ़ा रही है। आप ही हैं जो उन्नत तकनीकों का प्रयोग करके कृषि के अंदर नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। और हमारे कार्यक्रम का हमेशा से यही उद्देश्य रहा है कि ऐसे ही सफल किसानों से आपकी मुलाकात करवाते रहें जो कि आपके लिए प्रेरणा के स्रोत रहें। तो चलिए मिलवाते हैं आज आपको हम अपने एक ऐसे ही सफल किसान से और सुनते हैं उनकी सफलता की कहानी उन्हीं की जुबानी। किसान भाइयों, राम राम। मैं जो खेती पहले जो करता था तो क्या होता था कि जैसे कि हमें ये कुछ भी पता नहीं था कि हम क्या डालें इस चीज़ में और इस खेत में क्या डालें कि ताकि इसमें कौन सी चीज़ की कमी है। और अब हमने ये उर्वरक डालना शुरू कर दिया, तब से खेती की मिट्टी तक खराब होने लगी और खाने का स्वाद भी बदल गया। तो मैंने धीरे धीरे जब मेरे को कुछ जानकारी मिली जैसे कि ब्लॉक से, CIA से, तो मैंने वर्मी कंपोस्ट बनाना शुरू किया। आजकल तो हमारे मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी भी यही कहना चाह रहे हैं कि किसानों को खेती को धंधा बनाया जाए, परंतु हम लोग ऐसे हो गए हैं कि जो चीज़ नहीं डाली जाती खेतों में वो भी हम डालने लगे हैं, इसलिए हम कमज़ोर होते जा रहे हैं। कमज़ोरी का कारण एक ही है कि यदि बीज सही मात्रा में गिरे, मट्टी का परीक्षण हो, सही मात्रा में उसमें खाद और बीज मिले तो वो पर्याप्त फसल देगी। और जिस चीज़ की कमी नहीं है और वो चीज़ हम दिए जाएंगे तो हमें पर्याप्त फसल कहाँ से मिलेगी। मैं मट्टी परीक्षण हर वर्ष करवाता हूँ जिसमें जिंक
या फास्फोरस की जो कमी होती है उसको उस हिसाब से डाल के पूर्ति करता हूँ। तो मैंने अभी गेहूं की फसल जो लगाई थी पिछले वर्ष, जो आत्मा योजना से दिया था SRI पद्धति से, उसमें 105 और 107 वाले निकली और मेरे को पुरस्कार भी मिला। निकुंज श्रीवास्तव ने सर्वोत्तम कृषक पुरस्कार दिया और CIA से मेरे को 3-4 बार शील्डें भी मिली। तो ये क्यों मिली? उनके कहने के आधार पे, जैसे कि उनने जो हमें बताया, सिखाया, पढ़ाया, हम उनके आधार से यदि खेती करने लगे तो मेरे को प्रॉफिट तो हुआ ही, परंतु थोड़ा सा आराम घर में भी मिला। क्यों मिला? कि सब मिलके साथ में खुश हो गए नहीं खेती में काम करने लगे। नहीं तो जैसे कि कम फसल आती थी, बच्चों का खर्चा पूरा नहीं होता था, तो हम धीरे धीरे क्या करते थे कि लड़ाई झगड़ा होता था तो कोई किधर जाए कोई किधर जाए, खेती में भी सही काम नहीं हो पाता था। आज खेती सबसे बड़ी चीज़ है। यदि किसान मिट्टी को यदि पकड़ के नहीं चलेगा और बीज, ये 2 चीज़ पे ध्यान कम देगा तो फसल पर्याप्त कभी नहीं मिल सकती। क्यों? कि बीज उपचार करना, बीज को देखना कि ये अंकुरित भी होता या नहीं। किसान ऐसा नहीं सोचता, जाते से ही खेत में चाहे कटा हो चाहे पीटा हो और बोना शुरू कर देता। मैंने 50 किलो या 100 किलो एकड़ बो दिया, इससे कोई काम नहीं चलता है। आप बीज अच्छी गुणवत्ता का होगा तो खेती में फसल भी पर्याप्त मिलेगी। और पर्याप्त मिलने के अलावा हमारे आजू बाजू में जो हम बगीचा, जो गार्डन जो लगाते हैं, इसमें भी वर्मी कंपोस्ट यदि दिया जाए और उसके फल को खाया जाए तो हम आधी से ज़्यादा बीमारियों को तो दूर भगा सकते हैं। तो किसान ही कुछ एक ऐसा इंसान है कि जो कि हम तो घर की ही भगा सकते हैं। यदि फसल पैदा करेंगे तो कम लोगों का ही बीमारी दूर कर सकते हैं। यदि पूरे किसान यदि सुधर जाएं तो पूरे हिंदुस्तान को ही आधी से ज़्यादा बीमारियों को दूर कर सकता है। ये मैंने देख चुका हूँ और ये कर चुका हूँ कि वर्मी कंपोस्ट ऐसी चीज़ है, ऐसी दवा है कि जो कि बुनियादी, ये जड़ से करती है काम, पेड़ पे नहीं करती है काम। आप देते हो पेड़ों में पत्ती के ऊपर के पत्ती खा रही है, पत्ती से क्या होने वाला है? यदि पेड़ में यदि जान होगी और पेड़ में दम होगी तो फल तो लगेगा, और लगेगा तो ऐसा लगेगा कि जो कि शानदार, अपने को ऐसा लगे खाने में भी कि जैसे कि हमें कुछ नहीं होता है। और यदि आप जैसे आजकल दवाइयों से और कार्बेटों से जो पकाया हुआ जो केला और जो पपीता जो दिया जाता है, इससे बीमारी नहीं आएगी तो क्या होगा? गेहूं में सेल्फार डालेंगे और यदि गेहूं की गंध दूर नहीं होगी तो वो अपने पेट के अंदर तो पायजन जाएगा धीरे धीरे। तो इसी वजह से मैं ये कहता हूँ कि नीम और करंज की पत्ती से मैंने मेरे खेत में 3 वर्ष से उक्ता रोग को दूर करने के लिए मैंने 1.5 किलो प्रति कुंटल की दर से बीज उपचारित किया। मैंने पहले तो नीम और करंज के पत्ते इकट्ठे किए, छाया में सुखाए, उनका पाउडर बनाया। पाउडर बनाने के बाद में सीटेड ड्रम में या मटके में उसका बीज उपचारित किया। पिछले वर्ष शुरू वर्ष में तो मेरे को 25% कमी आई, फिर दूसरे वर्ष में आधी से ज़्यादा, और तीसरे वर्ष से तो फिर उसमें उकटना ही बंद हो गया। जो जागरूक नहीं होगा, कहीं स्कूल बच्चा पढ़ने नहीं जाएगा और उससे बच्चों को पूछोगे कि आप क्या करोगे तो वो बच्चा क्या बताएगा। इसलिए हमें भी रुचि रखना होगी। यदि दोनों की चॉइस होगी, वैज्ञानिक की और किसान की रुचि होगी, तो खेती में फसल अवश्य ही बढ़ेगी और आगे के लिए फ़ायदा भी मिलेगा और किसान का परिवार भी सुखी रहेगा
वो किसान भी सुखी रहेगा। न रुकेगा तू, न झुकेगा तू, कमर कस और सीना तान ले, एक बात बस गांठ बांध ले, बदलाव की तान साध ले। हरियाली खेतों में झूमेगी, खुशियां तेरे कदम चूमेगी। कुछ सीख नया, कुछ सिखा तू, है फौलादी दिखा तू, कमर कस और सीना तान ले, एक बात बस गांठ बांध ले, बदलाव की तान साध ले। दूरदर्शन किसान, छेड़ो बातें बदलाव की। पशु नहीं अभिमान है, किसान भाई की शान है, आय का है माध्यम, परिवार का सम्मान है। पशुपालन पर आधारित विशेष प्रोग्राम हमारा पशुधन, गुरुवार और शुक्रवार शाम 5:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। मुद्दा एक, खरीफ की फसल का मतलब ही यह है कि भाई जो मानसून की बारिश होगी उसी पे ये फसल जो है आगे चलेगी। राय अनेक, फसलों का और प्रजातियों का चुनाव सही से करें। विषय विशेष पर होगी जमकर बात। कैसी भी परिस्थिति आएगी तो किसान डटा रहेगा, किसान डटा रहेगा तो देश के लिए अन्न पैदा होता रहेगा। देखिए विचार विमर्श शुक्रवार शाम 7:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। किसान भाइयों, यह तो था हमारा आज का अंक। निश्चित तौर पर आपको पसंद आया होगा। फिर भी यदि किसी किसान भाई के मन में कोई प्रश्न या जिज्ञासा है, या फिर कोई किसान भाई अपनी सफलता की कहानी हम तक पहुंचाना चाहे, तो पत्राचार करना ना भूलिएगा। पत्राचार करने के लिए हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, द्वारा निदेशक, कमरा नंबर 4, दूरदर्शन केंद्र, श्यामला हिल्स, भोपाल। पिन कोड है 462013। किसान भाइयों, आज का अंक हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलने मिलाने का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। तब तक के लिए मैं और मेरी टीम को आप आज्ञा दीजिए। नमस्कार।